सीधे अपने दर्शकों को हम भोपाल लेकर चल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शिक्षण मंडल का स्वागत करें। भोपाल की ये तस्वीरें हैं। प्रोफेसर भरत शरण सिंह स्वागत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश जो अतिथिगण हैं, पहले उनका सम्मान किया जा रहा है। निदेशक अंतर विश्वविद्यालय और अब तो बड़ी अच्छी परंपरा है, बुके की जगह पौधा उपहार स्वरूप दिया जाता है। ये अच्छी परंपरा है। हायर एजुकेशन आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर AC पांडे जी का। श्री प्रबल सिपाहा जी से ही विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत करें। आदरणीय अपर अब से थोड़ी देर में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यहाँ संबोधित करेंगे। भोपाल से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रुझान और नए अवसर पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। एक दिवसीय कार्यशाला है, रुझान और नए अवसर पर। और अभी मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 7 दिवसीय विदेश यात्रा से वापस आए हैं और इस दौरान मध्य प्रदेश में आने वाले समय में आपको काफी निवेश होता हुआ दिखाई देगा। रुझान और नए अवसर पर यह कार्यशाला है। आदरणीय आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश श्री प्रबल सिपाहा जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप निदेशक अंतर विश्वविद्यालय तुरक केंद्र IEUAC नई दिल्ली डॉक्टर AC पांडे जी का स्वागत करें। कमिश्नर हायर एजुकेशन आदरणीय श्री प्रबल सिपाहा जी स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर AC पांडे जी का। श्री प्रबल सिपाहा जी से ही विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत करें। आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन जी का। आदरणीय कमिश्नर हायर एजुकेशन श्री प्रबल सिपाहा जी से अब आग्रह है कि आप प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी आदरणीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का स्वागत करें। कमिश्नर हायर एजुकेशन स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर भरत शरण सिंह जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया सादर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह आदरणीय अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग श्री अनुपम राजन जी से। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, अखिल भारतीय शिक्षण मंडल के अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद जोशी जी, IUAC के चेयरमैन श्री पांडे जी, PURC के अध्यक्ष श्री सिंह साहब, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में हम लोगों ने आयोजित किया। सदैव माननीय हम सब जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों को उच्च शिक्षा विभाग में काम करने का मौका मिला पहले, और तब से उच्च शिक्षा विभाग में किस प्रकार से उत्तरोत्तर नई प्रगति की जाए, नए नवाचार किए जाएं, इसको लेकर के सर का हमेशा फोकस रहा, स्पेशल एम्फेसिस रहा, जोर रहा। तो इमर्जिंग जो ग्लोबल ट्रेंड है, जो व्यवस्थाएं बदल रही हैं वैश्विक परिदृश्य में, उसमें कैसे इस प्रकार के
कोर्सेज हमारे यूनिवर्सिटी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उनके माध्यम से इंट्रोड्यूस किए जाएं, उसको लेकर के सर के निर्देश थे कि एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला हो, जिसमें जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, उनके जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जिनका डोमेन नॉलेज अच्छा है, उनको बुला करके हमारी यूनिवर्सिटीज़ को उसके एक्सपोज किया जाए, उससे इंगेज किया जाए। इसी अनुक्रम में आज की ये कार्यशाला आयोजित है, 1 दिवसीय। सर, इसमें हमारे जितने भी सच्चिदानंद जोशी साहब, आपने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। हमारे डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, माननीय पांडे जी ने भी बहुत अच्छे प्रकार से जैसे विषय की शुरुआत होना चाहिए प्रारंभ में, ऐसा कहते हैं कि खेत में जैसे बीज पड़ते हैं वैसी फसल आती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। हमारे वक्ताओं ने वो भूमिका अदा की है, जिसके आधार पर हम निश्चित रूप से इस आज की दिन का सदुपयोग करेंगे, ठीक प्रकार से बात सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा कहीं हमने अपने इस एजेंडे के साथ कुछ अपने ज़रूरतों के हिसाब से विषय रखा है। यद्यपि शिक्षा से तो समग्र कल्पना आती है, जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास सब प्रकार की चीज़ है, लेकिन हमने इसको रोज़गार की तरफ ले जाने का प्रयास किया है। ये थोड़ा सा हमारे इस आज के समय की दृष्टि से रोज़गार आधारित शिक्षा, रुझान और नए अवसर, ये उस तरह से इसको ले जाने का प्रयास किया है, जिसके माध्यम से ये शिक्षा भी वहाँ तक पहुँचाती है जहाँ तक हमको मालूम है। भागीरथ ने गंगोत्री से गंगा सागर तक की यात्रा कराई है। हम उस रूप में माने के उस भाव से ले जाने का प्रयास है, जिसके आधार पर लंबे समय तक हमारे साथ जो कई सारी चुनौतियाँ जुड़ी हुई थी, कई प्रकार के अलग अलग, ये तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कालक्रम में अतीत में 2 बार और शिक्षा नीति के संबंध में विचार करने का प्रयास हुआ है, और एक बार 68 में, एक बार 86 में, और ये तीसरी बार 2020 में शिक्षा नीति पे विचार होकर नया ड्राफ्ट आया। दोनों बार के बारे में ऐसा कहते थे कि वो जो हुआ है, चाहे 68 में हुआ या 86 में हुआ, लेकिन ये उधर आज़ादी के पूर्व काल के लॉर्ड मैकाले की पद्धति से कोई बाहर जा कर के बात करना या आना नहीं हुआ है। जैसे सहज में कभी कभी प्रश्न कर देता हूँ एक, कि आज़ाद भारत का आखिरी हमारा शासक दिल्ली की गद्दी पे कौन है, जो भारतीयता से उत्प्रोत हो, भारतीय व्यवस्थाओं से जाना जाता हो? तो हमारे में से कई सारे मित्रों से वो बड़ा मुश्किल प्रश्न लग जाता है। और ये सबको मालूम है कि अगर आखिरी शासक की बात करेंगे तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पे टिकना चाहिए। बीच के क्रम में कहाँ कोई आएगा, वो कहीं से कहीं तक नहीं आने वाले हैं। तो हमारे जो जड़ों से जुड़ने वाली बात आती है, और उसको समझने के लिए अगर दृष्टि दे तो दृष्टि ध्यान में आएगी। फिर हमको अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे धन्यवाद की तरफ ध्यान जाएगा कि शासन की उस बात को समझने के लिए भी दृष्टा भी सामने थे, केवल उन उदाहरणों को पकड़ने की आवश्यकता थी। जब मोहम्मद गजनवी की घटना सोमनाथ से जुड़ करके दिखाई देती है, तो मोहम्मद गजनवी की घटना उसी काल की, जब हमारे उस शासन काल के मैंने बात रखी है पृथ्वीराज सिंह चौहान से, और उसी काल से इस काल तक ये कैलकुलेशन करके कहा कि जब हम पराधीन हो रहे थे, जब हम कमज़ोर थे, तो हमारे देवालय ध्वस्त हो रहे थे, लेकिन जब हमारा आज़ादी का समय आया तो सोमनाथ क्यों वापस नए रूप में नहीं आना चाहिए, उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं होना चाहिए? यह जो आनंद का, ये जो एहसास है, ये जो पुरुषार्थ है, ये जो हमारी अंदर की अंतरात्मा है, ये क्यों स्वीकार नहीं करती कि हाँ आज़ादी का काल हो गया, हमारी जड़ें जहाँ जुड़ी है उस जड़ें जुड़ी हुई व्यवस्थाओं के आधार पर हमारी दृष्टि वैसी क्यों नहीं होना चाहिए? ये उसी दृष्टि का दोष होने का परिणाम है कि उनके उद्घाटन पे विवाद हुआ, और उद्घाटन के विवाद का मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन सोमनाथ ने हमको वापस हमारे लिए उस दौर की तरफ पहुँचाया जहाँ से महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के लिए भी संघर्ष की यात्रा प्रारंभ की थी। जब उनने कहा था कि मैं भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और गांव से लेकर राम राज्य तक की बात करते हुए बापू ने जो जन जन के अंदर आज़ादी की ललक जगाई, जिसको अलग अलग काल में हमने अलग अलग प्रकार से उसको
पूरा एक साथ समाज खड़ा कर ले बगैर हथियार के, ये जो हमारा अहिंसा का जो अस्त्र का उपयोग पहली बार हुआ है, ये मूल रूप से जिसको गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की कल्पना करके तो उत्पन्न किया गया है, वो भी तो शैक्षणिक परिसर में ही जाता है। जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 84 लाख योनियों में से 4 ही प्रकार के उद्भव माने गए। उस उद्भव में अंडज, जरायुज और हम मान के चलते हैं कि जिस प्रकार से एक बीज को परमात्मा की दृष्टि से हम अंकुरित करने के पहले गर्भ में डालते हैं तो समय आने पे वो अपने आप अंकुरित होकर निकलता है। तो ये हमारे द्वारा अंदर के शरीर में डाले हुए संस्कार जब हमारी यात्रा पूरी होती यही तो बाहर निकलते हैं, और उस यात्रा का नाम ही तो भारतीय सनातन संस्कृति है, उससे अलग कहाँ जाता है। तो हमारे अंदर जो संस्कार पिरोए जाते हैं वो शैक्षणिक जगत से तो उनका एक तरह से सारी प्रक्रिया होती, और इसी कारण से तो हजारों लाखों साल से विश्वविद्यालय से पहले अगर अपन जाएं तो भारत से लोग जुड़ना क्यों चाहते हैं, भारत के नज़दीक क्यों आना चाहते हैं। और ये हमने देखा ही है कि जो हमारे दुश्मन रहे उनने हमारे दुश्मनी का सबसे बड़ा कोई हमारे लिए जगह ढूंढी तो वो हमारी गर्दन काटने का नाप नहीं लिया उनने हमारे विश्वविद्यालय जलाने का रास्ता ढूंढा, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमजीत शिला, ये जो विश्वविद्यालयों पे जो अटैक हुए थे, उस अटैक के कारण से हमारी अपनी वो परंपरा को ख़त्म करने का प्रयास किया था। और इसीलिए माननीय आपने सही कहा कि हम तो 64 कला वाले राज्य से आते हैं, तो जो हमारी कलाओं के अंदर की जो लालित्य है, जो उसका आनंद है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण ने कंस को तो मारा है, लेकिन कंस को मारने के बाद अगर शिक्षा ग्रहण करने कहीं आए तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए, सांदीपनि आश्रम को गौरवान्वित किया, और शिक्षा भी क्या शिक्षा ग्रहण की उनने। और इसीलिए वो हमारा उस समय का सिलेबस, उस समय की शिक्षा पद्धति, वो जो चीज़ें हैं उसको पुनर्स्मरण, पुनर्जागरण करने की जरूरत भी, कि कैसे कोई एक विद्यार्थी अपने काल में 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और वो शिक्षा, ऐसी शिक्षा जिसकी सबसे बड़ी परीक्षा महाभारत के काल में जब युद्ध के घनघोर नगाड़े बज रहे हों, उस समय का कोलाहल भरा माहौल है, लेकिन वो मुंह पे शिक्षा ही तो आ रही है। ये कैसा दौर, कितना अच्छा दौर है, जिसके लिए अब मैं उसके गीत के भाव में पुराने फिल्म में एक अच्छा गाना आया था, उस पंक्ति से अपने को ध्यान में आता है कि हाँ हम देश के वासी हैं, होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में सफाई रहती है। तो जो होठों पे सच्चाई लाए और दिल में सफाई लाए वही तो शिक्षा है, और वो तभी आ सकती जब रोम रोम में समा हो जाए। तो मैं मान के चलता हूँ आज का जो आपने रोजगार सृजन के साथ शिक्षा की बात कही है, तो हमने अपनी शिक्षा नीति के परिवेश में बहुत सारे प्रकार से वो सारे प्रयोग भी किए जो पूरे देश में हो सकता है नवाचार के रूप में जाने जाए, अग्रगण्य के नाते से जाना जाए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर 70 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे पास हुए हैं, जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों का जोड़े, और हमारा कैंपस भी बहुत बड़ा हुआ है। उस कैंपस के अंदर संख्या तो बड़ी है, लेकिन इन कैंपसों के अंदर भी हमारी बहुत सारी नवाचार की स्थिति भी दिखाई दे रही है। मैं इस नाते से शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा, उच्च शिक्षा मंत्रालय के सारे अपने अधिकारी, कर्मचारी और बाकी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। जब हमने शुरुआत करते हुए गुरु की बात करी तो गुरु से हमारा वो नाता उस प्रकार से जोड़ा गया जिसके कारण से कहा गया कि विश्व गुरु भारत था, तो विश्व गुरु हम किसी को गुरु शिष्य के नाते से देखने नहीं जा रहे। विश्व गुरु मतलब वही बात जिसके आधार पर जाना जाता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने वाले व्यक्ति को हम गुरु कहते हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाशमय कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। इसलिए हमने वाइस चांसलर का नाम बदल करके कुलगुरु करने का प्रयास किया, ये हमारे अपने उच्च शिक्षा शैक्षणिक संस्थान में। और मुझे आनंद तो तब आया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे लोगों ने भी हमारे वहाँ का नाम भी बदल गया। तो ये अब अपनी यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अपनी मध्य प्रदेश से दिल्ली की तरफ ये यात्रा से आखिरकार वो सब प्रकाश दिया जिसकी आवश्यकता है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपकी मौजूदगी में निर्णय हुआ और यहाँ फलीभूत हुआ और आगे तक चलता गया, उसका जो आनंद दिख रहा है। इसीलिए जब हमारे यहाँ 10,000 से ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में जब हमारी NEP 2020 के पाठ्यक्रम के हिसाब से पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ गए, हमारे सांदीपनि विद्यालयों में लगभग कक्षा 6 से ज़्यादा, उसमें 220 से ज़्यादा विद्यालयों के अंदर कक्षा 6 के बच्चों को भी कोडिंग करने के लिए हमने अपनी कंप्यूटर लैब से जोड़ने का प्रयास किया है। ये जो हमने कहा कि केवल शिक्षा
केवल कागज की डिग्री लेने के लिए नहीं हो, उसका जीवन में उपयोग हो और भविष्य की चुनौतियों से वो लड़ने में या उसको समझने में समर्थ हो। इसलिए एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आज का जो समय चल रहा है, वाकई अब मैं इसको सरल शब्दों में यही कह सकता हूँ, आजकल करेंसी का जमाना है। लेकिन ये मान के चले कि स्किल ही करेंसी है, ये भारत वालों को मालूम था। इसलिए भारत के लोगों की दृष्टि के हिसाब से आज हम अपने स्किल पे ही जा रहे हैं। जब हम स्किल की तरफ चलेंगे तो आज के समय में इनोवेशन की तरफ भी आना पड़ेगा, और इनोवेशन में हम सब प्रकार से बढ़ रहे हैं। जब एग्रीकल्चर के मामले में भारत के अंदर सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर कोई राज्य है तो मध्य प्रदेश है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल हम खेती नहीं कर रहे हैं, खेती की शिक्षा, एग्रीकल्चर, एजुकेशन भी हमारे सामान्य विश्वविद्यालय तक ले गए। ये हमारे लिए बड़ी बात है। हमारे चारों तरफ आज जो वातावरण बना है देश में, अपना उच्च शिक्षा विभाग इसमें अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है कि हाँ, हम अपने विद्यार्थियों के लिए अगर वो शिक्षा के बाद कोई सर्विस में जाए तो, अन्यथा अपनी खेती किसानी भी करे तो उनकी शिक्षा दीक्षा भी आधुनिक तरीके से होना चाहिए, इसमें क्या कष्ट हो। इसी प्रकार से दूसरे भी बहुत सारे कोर्स खोलने की बात कही है। मैं महामहिम को धन्यवाद देना चाहूँगा। हमने अपनी कई सारी चीज़ों को, बनी बनाई व्यवस्थाओं को, चूँकि 2020 की शिक्षा नीति लागू हुई है, इसलिए बीते समय के कई कठिनाइयों को दूर करने के रास्ते भी हमने परिमार्जित करने का प्रयास किया, उनको दूर करने का प्रयास किया। और उसका उदाहरण हमारे मेडिकल यूनिवर्सिटी वाली बात आती है कि हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होना चाहिए, लेकिन मेडिकल यूनिवर्सिटी केवल पूरे प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को संचालित करे। जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी संचालित कर रही है, ऐसे गवर्नमेंट वाले कर ले। लेकिन सारे विषयों को खोल करके विश्वविद्यालय का मतलब ही है, उसके दायरे कैसे सीमित हो सकते हैं, उसके दायरे विस्तृत होना चाहिए। और इसलिए विस्तृत दायरे में आज के इस दौर में जब आप दिन भर, आज मैं सारे विद्वानों के नाम देख रहा था, संस्थानों के, अपने देश भर के स्वनाम धन्य बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े विद्वान आपके बीच में बैठे हैं। ऐसे विद्वानों के बीच में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। हमने कुछ और नए कदम बढ़ाने की तरफ संकल्प लिया है। हमने कहा कि जब हमने अपने दूध उत्पादन में, मध्य प्रदेश देश का तीसरा राज्य है और ऐसे में हमारे दूध उत्पादन के आधार पर हम नंबर 1 पे जाना चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर के पशुपालकों को भी उतना मदद मिले। तो जब हम देश में नंबर 1 बनना चाहते हैं, जब 6 करोड़ से ज़्यादा पशुधन हमारे यहाँ है, ऐसे में केवल एक वेटरनरी कॉलेज से डॉक्टर को कैसे उसकी पूर्ति कर सकते हैं। इसलिए ये कोर्स भी सारे विश्वविद्यालय में खुलना चाहिए। उस केवल पशुधन की बात नहीं करें, मत्स्य उत्पादन में भी मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान का 1 नहीं 3 संकल्प हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अपने यहाँ एरिगेटेड एरिया भी जब बढ़ रहा है, सब प्रकार की व्यवस्थाओं पे हमने ध्यान दिया है। तो मत्स्य उत्पादन से लगा करके पशुपालन तक, और पशुपालन से लगा करके और भी इसी प्रकार के नए नए सारे सेक्टर में जाने की आवश्यकता है। ये बात सही है, एआई के ज़माने से थोड़ा सा लोगों को डर लगता है। मैं कहता हूँ कि डरने की बात कम है। याद करो 2000 साल पहले हमारा तो अतीत कितना गौरवशाली है। हमारे यहाँ एक आदमी था जो राजा राज्य भी चलाता और भूत भी पकड़ लेता। विक्रम बेताल कहाँ था? हमारे पास ही तो था, और कहाँ जाएगा हमारे यहाँ। विक्रम के बेताल का वो दौर हमको हमारी शिक्षा से भी जोड़ता है और उस काल के गौरवशाली अतीत से भी परिचय कराता है कि एकमात्र देश भारत है जहाँ ये सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए लोगों की बेहतरी के लिए जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में हम बढ़ने के लिए समर्थ हैं। आइए हम सब संकल्प करें। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार आज आपके जो विचार का नवनीत निर्णय लेगा, उस दिशा में ठोस कदम बढ़ाएगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सब आपका अभिनंदन, धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपने ठीक ही कहा कि जो स्किल है वही करेंसी है। राजधानी भोपाल की सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर रोजगार प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त युवाओं को संबोधित कर रहे थे। आपको जानकारी दे दें कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। इस कार्यशाला को विकसित भारत 2047 के तहत आयोजित किया गया, जिसमें रोजगार पर बातचीत हुई। हमारे लिए बहुत अच्छा विषय और मध्य प्रदेश का सर्वांगी विकास हो, इसके लिए जो कार्यशाला रखी गई, मैं समझता हूँ
हमारे लिए बहुत अच्छी बात ये कार्यशाला में आज चर्चा होगी। पहले तो मैं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार आधारित शिक्षा और समकालीन रुझान विषय पर आयोजित कुलगुरुश्रियों कार्यशाला में सभी उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री, माननीय शिक्षा मंत्री श्री, सचिव अनुपम राजन जी, निजी विश्वविद्यालय वैसी भरत शरण जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद जी, अंतर विश्वविद्यालय एसी पांडे जी, विभिन्न स्थानों से पधारे हुए विशेषगण, कुलगुरु श्रियों, सचिव श्रियों, प्रोफेसर श्रियों, सभी मीडिया के मित्रों, कार्यशाला का आयोजन समय की आवश्यकता के साथ ही आने वाले भविष्य की तैयारी का एक सशक्त मंच है। शिक्षा समाज की रीढ़ होती हुई, क्योंकि समय के साथ तालमेल बिठाने, नवाचारों को अपनाने और नए अवसरों को लाभ उठाने में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को सक्षम बनाती है। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो विद्यार्थियों को न केवल रोजगार के अवसरों तक पहुँच दे, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त बनाए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि स्थानीय उद्योगों, सामाजिक आवश्यकताओं, क्षेत्रीय आर्थिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए।